अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है सेल टैक्स और सर्विसेज टैक्स इश्यूज़। वो क्या हैं, एफबीआर और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस क्या है सेल टैक्स में और सर्विसेज पे। आज जो इश्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के जी। उनके साथ मौजूद है इन्फोर्समेंट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी उमर फ़ारूक साहब। उनके साथ मौजूद हैं मामून निसार साहब। आप टैक्स माहिर अमूर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर टैक्स बार के मेंबर हैं। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को, हमारे व्यूवर को ये बताइएगा कि जो सर्विसेज टैक्स हैं और सेल टैक्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है? एफबीआर में कौन रजिस्टर होता है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में कौन रजिस्टर होता है? बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें यूँ है यूबी साहब कि इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब भी हमने पीआरए पे प्रोग्राम किया है ना और एफबीआर से मुवाजना किया है, तो हमारे बहुत सारे सीनियर्स, दोस्त, भाई, हल्का बाप के लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप एफबीआर की बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं। तो देखें, बात ये है कि जब आप मीडिया पे आते हैं ना, और जी बीइंग जी मीडिया, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारा काम ये है कि जी हम हक़ाइक़ को बयान करें। जी जी तो देखें, अगर हक़ाइक़ किसी के हक़ में नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना जी। हमने तो हक़ाइक़ को बयान करना है। अच्छा, अब आपका दूसरा सवाल कि जी सेल टैक्स जो है फ़ेडरल में क्या है और प्रोविंशियल में क्या है। देखिए जी, 18th अमेंडमेंट के बाद ये तय हो गया है कि जो प्रोविंशियल सेल टैक्स है, यानी सर्विसेज का जो सेल टैक्स है, जितनी सर्विसेज आती हैं प्रोविंस के एम्बिट में, उसका सारा का सारा सेल टैक्स पीआरए चार्ज करेगा, केपीके की अथॉरिटी चार्ज करेगी, या इस्लामाबाद कैपिटल सिटी की जो अथॉरिटी है, या आप कह लें कि जो एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है, वो चार्ज करेगा। तो वो बेसिकली प्रोविंशियल डोमेन में चला गया है। ठीक है। जितनी भी सर्विसेज आप फराहम करते हैं या जो लोगों को फराहम होती हैं, वो रेस्टोरेंट्स की हों भले किसी और की हों, सेल टैक्स और सेल है और टैक्स ऑन सर्विसेज और सर्विसेज है। नहीं, देखें सर्विसेज सेल टैक्स बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और उसकी दो ब्रांचेज हैं। एक सेल टैक्स जो कि गुड्स पे होता है, और एक सेल टैक्स वो होता है जो कि सर्विसेज पे सर्विस होता है। ठीक है। जो सर्विसेज वाला सेल टैक्स है वो बेसिकली प्रोविंशियल डोमेन में चला गया है, ठीक और है। फेडरल डोमेन में गुड्स की हद तक सेल टैक्स है। यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर आप सेल टैक्स अदा करते हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट को में जा रहा जाएगा। है। ठीक है। और अगर आप कोई सर्विस आपको मिलती है, किसी किस्म की सर्विसेज आप करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी फैशन डिज़ाइनर की सर्विस आप लेते हैं, ठीक है। किसी ब्राइडल के अंदर अगर आप ड्रेस खरीद रहे हैं, उसके अंदर आप किसी डिज़ाइनर की सर्विसेज लेते हैं, तो उस डिज़ाइनर की सर्विसेज पे जो आपको डिज़ाइनर टैक्स चार्ज करता है वो अल्टीमेटली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के कानून के मुताबिक चार्ज कर रहा है। ठीक है। तो ये मेजर फ़र्क है कि जो सर्विसेज हैं उनका सेल टैक्स बेसिकली प्रोविंशियल डोमेन में है, और जो गुड्स हैं उनका जो बेसिकली सेल टैक्स है वो फेडरल डोमेन में। अब ये कि इधर यहाँ पे बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि गुड्स और सर्विसेज को बाय लॉ डिफ़ाइन किया जाए। ठीक है। अब बात ये भी चल पड़ी है और ये भी है कि गुड्स और सर्विसेज क्या हैं, तो उसकी बाय डेफिनेशन जो चीज़ें सर्विसेज में फॉल करती हैं ऑब्वियसली वो प्रोविंशियल में जाएंगी, और जो बाय डेफिनेशन गुड्स में फॉल करती हैं वो आपकी फेडरल में चली जाएंगी। अगर पहले एफबीआर में एक टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, जी जी। उसको फिर पीआरए में रजिस्टर होना नहीं, लाजमी है? देखें उसमें ये है कि देखें सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना यूबी साहब, उसमें ये है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस वाइज आप चलते हैं। ठीक है। यानी अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट, मैं एक ऐसा टैक्स पेयर हूँ क्योंकि एक ऐसी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टिच्ड क्लोथ्स की बात करूँ, ठीक है। जो कि बने बनाए कपड़े आप बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो आप सेल टैक्स चार्ज करते हैं वो गुड्स में मेयार किया जाता है। ठीक है। तो उसके ऊपर जो आप सेल टैक्स चार्ज करते हैं वो फेडरल डोमेन में आ जाता है। ठीक है। हाँ, जो आप कपड़े बनाने का, टेलरिंग का काम करते उसको हैं, या आप कलर डिज़ाइनिंग का करवाते हैं काम या करते दूसरे हैं, काम करवाते हैं, या सर्विस आप जो करवाते टेलर मेड क्लोथ्स हैं, जो कि क्योंकि एक सर्विस आ गई ना जी, हैं। जी जी। तो वो फिर ऑब्वियसली सर्विसेज की डोमेन में चला जाता है, तो उस हद तक आप पीआरए की डोमेन में आ जाएंगे। अब ठीक है। ऐसा जो भी टैक्स पेयर होगा उसको फेडरल की सेल टैक्स की रिटर्न भी फाइल करनी है और प्रोविंशियल की भी फाइल करनी है। अगर तो ये जी। डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सर्विस या कौन सा प्रोडक्ट फराहम कर रहे हैं, जिसकी बेस पे आपको रेलिवेंट ज्यूरिसडिक्शन अच्छा, की ये रिटर्न। ज़रूरी नहीं है पीआरए में जो बंदा रजिस्टर्ड है वो एफबीआर में भी रजिस्टर्ड हो? जी देखें, ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप सर्विसेज या प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये कतई तौर पे ज़रूरी नहीं है कि आप पीआरए में रजिस्टर्ड हैं तो आप एफबीआर के अंदर भी सेल टैक्स के अंदर आपका बनता हो एम्बिट, ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी हमारे पास रिसेंटली एक क्लाइंट आया जो कि बेसिकली एक कमीशन एजेंट था, जो दूसरे बंदे की प्रोडक्ट बना के बेसिकली लेके उसकी आगे सेल कर रहा है। तो अब कमीशन एजेंट जो है वो बेसिकली सर्विसेज में फॉल करता है पीआरए के अंदर। ठीक है। तो उसने ऑब्वियसली अपनी टैक्स देना है बीइंग अ कमीशन एजेंट, जो उसकी सर्विसेज है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो कोई गुड्स अपने तौर पे नहीं दे रहा, तो ज़ाहिर है वो फेडरल के अंदर कोई रिटर्न फाइल नहीं करेगा। उमर फारूक साहब को आपके शेयरिंग है एफबीआर से कोई? देखिए, एफपीआर से इस हद तक शेयरिंग है कि एक बंदा जो कि एफपीआर में रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो इंडिविजुअल बेस पे है, एओपी बेस पे है या कंपनी बेस पे है, उसके एनटीएन को यूज़ करते हुए पीआरए में वो बंदा रजिस्टर होता है, जिसको फिर पीएनटीएन कहलाता है, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे जो वो रजिस्टर होता है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक डिसाइड किया जाता है कि ये बंदा सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं, उसके
बेतहाशा ज़राए से पता लग जाता है कि उसकी सर्विस कैटेगरी है। ऑब्वियसली वो बिज़नेस प्रेमिसेस उसकी विज़िट हो जाती हैं, और 100 तरीके हैं, आप इंटरनेट से देख लेते हैं। ऑब्वियसली वो अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है, उसके थ्रू हम उसको जज कर लेते हैं कि क्या ये सर्विस प्रोवाइडर है या ये सर्विस के एम्बिट में फॉल करता है कि नहीं, जो कि हमारा सेकंड स्केड्यूल है जिसमें टोटल सारी सर्विसेज लिस्टेड हैं PRA के अंदर जी। अच्छा, FBR से डायरेक्टली एज सच कभी सर्विस चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं पेश आती, लेकिन अगर कभी इन्फोर्समेंट एक्टिविटी हो या कोई रिकॉर्ड मंगवाना हो किसी का, कोई जो उसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, उस बेस के ऊपर हम FBR से इनलाइजन होते हैं। ठीक है, आप जो अपने टैक्स पेयर को जो सहूलियात फराहम कर रहे हैं PRA जो खसूस, वो क्या क्या हैं? देखें, सहूलियात फराहम करने के अंदर हमारा सबसे बड़ी जो सहूलत है, अब वो रिसेंटली हमने अपना टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर जो है ना वो बनाया है, जिसके अंदर हमारी टोटल ओपन डोर पॉलिसी है। हमारे दिन में, महीने के अंदर आप कह लें कि ऑन एवरेज 500 से ज़ायद टैक्स पेयर्स आते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन नॉलेज नहीं रखते टैक्स की, वो आके अपनी रिटर्न्स की क्लैरिफिकेशन, रजिस्टर कैसे होना है, क्या वो इस एम्बिट में फॉल करते हैं नहीं, वो सब आके अपनी क्लैरिफिकेशन लेते हैं। इसके अलावा हमारे कमिश्नर और जो ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं, उनकी भी ओपन डोर पॉलिसी है कि उनके पास भी कोई भी जो है ना एसोसिएशन, कोई भी जो है ना वो मीटिंग करने के लिए आ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, और उस ओपन डोर पॉलिसी के तहत हम काम करते हैं। उमर साहब, ये जो सहूलियती जो मरकज़ आपने बनाया है, ये मेन लाहौर में ही है और कहीं भी आपके डिवीज़न लेवल पे भी है? देखें, जो लाहौर है ये सबसे बड़ा कमिश्नरेट है पंजाब के अंदर जी। इसका जो मेजर अभी स्टार्टिंग में तो लाहौर के अंदर टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है, लेकिन अभी हमारा ये है कि इस सेमी एनुअल क्लोजिंग तक हम बाकी अपने कमिश्नरेट्स में भी टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर रहे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले मेरे पास खबर आई थी, आपने 9% जो ज़्यादा टैक्स ग्रोथ की है इस साल, पिछले साल की निस्बत जी। तो कोरोना के बाद कारोबारी हालात भी कमज़ोर थे लोगों के। दूसरा, आपने बैंक अटैच भी कोई नहीं किए, कोई छापे भी नहीं मारे। ये क्या वजूहत है कि लोग आप नए टैक्स पेयर को लेके आए, कलेक्शन की है कि मौजूदा टैक्स पेयर से की है? सर, बेसिकली इसके पीछे जो है ना स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी है जो है हमारे इदारे की। वो स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी ऐसे है कि हमने, जैसे कि आपने अर्ज़ किया, हमने कोई इन्फोर्समेंट एक्शन नहीं किया, कोई ऑडिट नहीं किया, हमने बेसिकली कंप्लाइंस लेवल बढ़ाया अपना। हमने नॉन फाइलर्स को नोटिस किए, तमाम नॉन फाइलर्स को। उसकी एक आपको मैं रफ फिगर बता सकता हूँ, लास्ट मंथ जो है ना कोई 20,000 के करीब नॉन फाइलिंग नोटिस गए हैं, और उस नॉन फाइलिंग के नोटिस का जाने का ये इम्पैक्ट हुआ कि उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 70% लोगों ने कंप्लाइंस लेवल शो कर दिया। ठीक है। इसी तरह जो लोग नॉन कंप्लाइंट थे और वो रजिस्टर नहीं हो रहे थे, हमने उनको पहले जो हमारा सेक्शन होता है 25 उसके तहत रजिस्ट्रेशन के नोटिस डाला, 2 मौके दिए, और तीसरे मौके पे जब हमने उनको कंपल्सरीली रजिस्टर कर दिया, उसके बाद फाइनल नोटिस जाता है इंटीमेशन का कि आपको CR लगी हुई है जी। वो हमारी एक फिगर है जी 650 लास्ट मंथ की फिगर थी, जो जाने के बाद 85% लोगों ने उसके अगेंस्ट कंप्लायंस लेवल शो किया है। तो ऑब्वियसली हमें इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि किसी को भी कन्फ्यूजन होती है वो हमारे पास आ जाता है और वो अपना आके मामला क्लियर करा लेता है। उसने अपनी CR आके रेगुलाइज करा ली और हमारा जो है ना कंप्लायंस लेवल इस तरह बढ़ता गया। ऊपर चेयरमैन का कोई प्रेशर होता है, आपने ये टारगेट पूरा करना है, ये टारगेट पूरा करना है, जिस तरह FBR के अफसरान को दिया जाता है? देखिए, ये कहना कि प्रेशर बिल्कुल नहीं होता तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक इदारे का मकसद ही ये है कि उसने कलेक्शन शो करनी है, लेकिन कलेक्शन के साथ ये ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टैक्स पेयर्स के लिए अवेयरनेस कायम करें। और अवेयरनेस के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वही, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया था, ओपन डोर पॉलिसी। और उसके अंदर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, हमारी रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप्स हो रही हैं। हमारा सबसे बड़ा जो सेक्टर है जिससे हमें कलेक्शन आती है, दैट इज़ विद होल्डिंग, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है जी। हमारी रेगुलर बेसिस पे पब्लिक सेक्टर के साथ भी और प्राइवेट सेक्टर के साथ विद होल्डिंग की वर्कशॉप्स होती हैं जी। ठीक है। जिसके अंदर फेडरल से लेके लोकल गवर्नमेंट तक सारे इदारे जो है ना तशरीफ़ लाते हैं। और ये अभी इस क्वार्टर के अंदर हमने 500 इदारों के साथ जो है अभी तक अपनी वर्कशॉप्स कर ली हैं ऑन रेगुलर बेसिस। AG ऑफिस में आपकी वो विद होल्डिंग के आपने टैक्सेस के बारे में एग्जैक्टली सैलरी पे भी विद होल्डिंग होती है, वो जो उसमें भी आपके सर्विसेज होती हैं? कोई सैलरी के ऊपर डायरेक्टली विद होल्डिंग नहीं होती। सैलरी तो एक उसके ऊपर तो इनकम टैक्स होता है ना, जैसे कि अभी हसन साहब, वो डायरेक्ट टैक्स है जी। बहुत कट जाता है। एग्जैक्टली, वो तो एक सेपरेट चीज़ है। फिर वो किस तरह काटते हैं? वो सर्विसेज पे किस तरह AG ऑफिस वाले ऑडिट से है ना? देखिए, डिपेंड, बेसिकली जो विद होल्डिंग का मकसद है, अगर PRA के एम्बिट में डिस्कस किया जाए, तो अगर कोई सर्विस ले रहा है जी और तो उसको ये है कि उसने विद होल्ड करके टैक्स इदारे को जमा कराना है, विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एक पब्लिक सेक्टर का इदारा है या चाहे वो कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट इदारा है जी। बिल्कुल सही है। मामून निसार साहब,
जिस तरह उमर फ़ारूक साहब ने कहा ओपन डोर पॉलिसी के बारे में, जो सहूलियाती मरकज़ हैं उनके जो बनाए उनके बारे में आप कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं? आप क्या समझते हैं कौन से इश्यूज़ हैं जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रिजॉल्व करने चाहिए? पहले तो यूपी भाई आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इदारे बहुत दिनों के बाद हमारे टैक्स में आप हाँ शामिल हुए। मैं भी शामिल हुआ हूँ। दूसरी बात है कि एक हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के एक रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे साथ इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्स फॉरम में, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है जो कि हम शायद काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस भी किया, कोशिश करते हैं मगर हो नहीं पाता। तो मगर ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है क्योंकि टैक्स पेयर को ये मैसेज बड़ा अच्छा जाता है और बड़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं। जी जी, वो अफसर साथ बैठा होता है ना, सारी बहुत चीज़ें ओपन हो जाती हैं और डिस्कस हो जाती हैं। जहाँ तक बात ये उमर भाई ने की है रिगार्डिंग पीआरए की परफॉर्मेंस, मैं तो पर्सनली अगर एफबीआर से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है। ठीक है, वो उस तरफ ना ही जाएं हम, जहाँ पे एफबीआर के हालात तो खैर हमारे दिन ब दिन अजीब होते जा रहे हैं, मगर पीआरए जो है उसकी उम्र 74 साल है ना सर, इसकी उम्र अभी 7 साल है ना, ये भी फर्क है ना, ऐसे ये अभी जवान है, लेकिन वो परमानेंट है उनके, वो अफसर हैं, वो पता है उनको हम इसके एफबीआर के मुलाजम हैं, सरकारी मुलाजम है। पीआरए में तो अभी ये भी है ना, वो अभी परमानेंट नहीं हुए लोग, बिल्कुल। ये भी फर्क है। ये जो आपने सवाल किया ना रिगार्डिंग दी परफॉर्मेंस, जी जी, मैं इसके अंदर मतलब 100% तो मैं एग्री नहीं करूँगा उमर भाई से, माजरत के साथ। वो इसलिए कि फैसिलिटेशन मच बेटर है, डेफिनेटली बहुत बेहतर है और बहुत, मगर बहुत सी चीज़ें जो बेहतर हो सकती हैं। हमारे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो एवी फजूल डिले का शिकार हुए हैं और जो हमें फिर जाके कहना पड़ता है कि सर ये है, तो वो किसी सर्टन ऑफिसर के पास कोई फ़ाइल फंसी हुई है या फिज़िकली कोई इश्यूज़ है जो कि बेहतर हो सकते हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ख्याल है एफबीआर से जो कंपैरिजन, जो पहला सवाल आपने हसन साहब से किया, वो बहुत बेहतर है। और जो उमर साहब एफबीआर में जिस तरह सहूलियाती कोई मरकज बनाए हुए हैं, जिस तरह पीआरए, जिस तरह उमर साहब फैसिलिटेशन सेंटर है, वो मेरा ख्याल है हसन कादरी साहब और हमें ज़्यादा पता है कि कभी कोई बैठा अफसर बैठा नजर आया है, वो सिर्फ नोटिस रिसीव करने की हद तक है। जी जी, तो वो कुछ हमें कोई उसमें वहाँ पे फैसिलिटेशन कोई इतनी नज़र नहीं आती। हाँ, वहाँ पे कुछ मतलब है ही नहीं ना अभी तो, बल्कि रिसेंटली तो ये लाहौर आरटीओ में जो हमारा कॉर्पोरेट आरटीओ है, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस जिसको उन्होंने नाम कर दिया सीटीओ, तो उसका तो सामने से उन्होंने पूरा, आपने देखा होगा, एनटीएन सेल ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। जी जी, तो फैसिलिटेशन सेंटर अब किस चीज़ का रह गया? जी जी, जब आपने वो एक बंदे ही हटा दिया उधर से, तो कोई बंदा भी नहीं बैठा हुआ। वो हमने बल्कि चीफ कमिश्नर साहिबा से रिक्वेस्ट भी की थी टैक्स बार ने जाके कि ये 3 बंदे बैठते थे जो सेल टैक्स के हवाले से, वो उनका जगह ही नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उमर साहब बैठे हुए तो हमें पीआरए की बात करनी चाहिए। इनका फैसिलिटेशन की। अच्छा मामून साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ, जो विद होल्डिंग टैक्सेस के बारे में जिस तरह उमर फारूक साहब ने फरमाया, हमारे विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ज़्यादा हैं या एफबीआर में ज़्यादा हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून साहब जी, विद होल्डिंग का जो सवाल यूपी भाई आपने किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने भी, उमर फारूक साहब ने अपनी बात में ना कहा था कि विद होल्डिंग हमारा एक मेजर सोर्स है, जी जी, मेजर अर्नर है उसमें, लेकिन इसका टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है ना, लोग इसलिए वो जी जी। अच्छा, उसमें मैं जो मेरी सबमिशन होगी ना बड़ी हम्बल सी, वो ये है कि हम लोग ये डगर पे गलत चल पड़े हैं विद होल्डिंग की, जो कि हम एफबीआर के अंदर भी ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं। जी जी, वो भी इमरजेंसी की सूरत में विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब तो प्रॉपर कानून बन गया। सर, ये विद होल्डिंग के जो हमारे सर्विसेज के रेट से अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी जाए ना, तो ये कहाँ 3-4% से शुरू हुए और अब मैं एफबीआर इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, हदफ 85% जो विद होल्डिंग हो रहा है, वो 10% पे जाके विद होल्डिंग टैक्सेस सर्विसेज पे चले गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो इंडिकेटर होना चाहिए था कि विद होल्डिंग टैक्स मेरा एक इंडिकेटर है कि क्या ये शख्स इधर से सर्विसेज या कोई परचेज या सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। जी जी, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसके वॉल्यूम को चेक करने के लिए, ठीक है, वो रेट को उठा के हमने बना दिया है मेजर अर्नर। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, जो कि शायद मेरा ख्याल है आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई थी, उसके अंदर ये चीज़ ओपन हुई और उसमें एक हमारे जस्टिस साहब हैं, उन्होंने इसको सवाल को रेज भी किया और उन्होंने कहा कि फिर 23,000 का एफबीआर का स्टाफ की क्या जस्टिफिकेशन, छुट्टी पे भेज देना चाहिए। ठीक है ना, अगर विद होल्डिंग टैक्सेस ही, पीआरए एक हमारा ऐसा इदारा है जो सर्विसेज को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। ठीक है, रेस्टोरेंट्स के ऊपर इनकी मॉनिटरिंग बड़ी क्लोज है। ठीक है,
और बाकी और भी जो रिटेल सेक्टर्स हैं इनके बड़ा क्लोजली उसको जाके देख रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं। बल्कि मैं एक पर्सनली आपको मैं अपना शेयर करूं, और मैं समझता हूं कि हाईली जो है ना, मैं आई अप्रिशिएटेड दैट ऑफिसर। पीआरए की एक ऑफिसर है, इनकी लेडी ऑफिसर हैं, और उनके पास मेरा क्लाइंट का कोई ब्यूटी पार्लर है, वो इधर लाहौर में ही। उन्होंने हमें नोटिस भेजा, हमने शायद थोड़ी ताख़ीर कर दी रिप्लाई करने में, तो शी पर्सनली विजिटेड द ब्यूटी पार्लर। और मैं जब गया विद द पावर ऑफ अटर्नी, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ज़रा बताइएगा, ये इतनी चेयर्स लगी हुई हैं, तो मैं आपको प्रेस नहीं कर रही कि आप अपना वॉल्यूम या रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाएं। टैक्स कंप्लायंस जो अभी उमर फारूक साहब ने कहा, वो चीज़ है हमारे डिपार्टमेंट्स को करना। सही है। उन्होंने ना तो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा नरमी करनी है, कंप्लायंस करवानी है। कंप्लायंस के अंदर टैक्स कलेक्शन होगी। ठीक है। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ इनके विज़िट का? जब आप यकीन करें, मैं वसूख से कह रहा हूँ आपके शो पे, मैं खुद कभी क्लाइंट को विज़िट नहीं किया था इस ब्यूटी पार्लर को। जब मुझे ये नंबर ऑफ़ चेयर्स बताई ना मुझे उनके ऑफिसर ने पीआरए की, तो मैंने कहा यार खुदा दा खौफ करो, जी जी। टैक्स प्रॉपरली पे करो। मुझे तो तुमने बताया हुआ था कि घर के अंदर छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, वो तो बता रही है 12 चेयर्स पड़ी हुई हैं उधर। 12 चेयर्स का मतलब है कि 2-2 टेक्नीशियंस भी काम करें लड़कियां, तो 24 स्टाफ का तुम्हारा। कोई शक नहीं तो इसमें। तुम सेल टैक्स, तो आप यकीन करें उसके बाद से वो सेल टैक्स बड़ा केयरफुली पे करना शुरू हो गया। तो इसमें हर किसी को विजिट भी तो नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा, पॉसिबल नहीं है, मगर सर एक हवा जो कंप्लायंस की चलेगी ना, वो असर रखेगी। और अफसर का रवैया, असर कर जो रवैया, टैक्स पेयर से रवैया है, देखिए, उसको- मैं जी। रवैये की क्यों मैं कह रहा हूँ कि अप्रिशिएट किया उन्होंने। मुझे क्या सिंपल वर्ड्स में कहा कि वकील साहब, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा टैक्स जी, जी। मगर ये तो नहीं बनता ना। जी जी, वो सही देना चाहिए। आप मामून साहब सही कह रहे हैं। हसन कादरी साहब, जिस तरह मामून साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, जो कंप्लाइंस रेट है जिस तरह वो बता रहे थे, आप क्या समझते हैं कंप्लाइंस रेट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ज़्यादा है या एफबीआर में ज़्यादा है, और क्या होना चाहिए आपके? देखें, मैं यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा। क्वीन एलिज़ाबेथ जब थी ना जी यूके में, जी जी। तो उन्होंने एक मुतारिफ़ करवाई थी बात कि अगर कोई मतलब कोई मर्डर करता है तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक चेयर पे किया जाएगा। और आपको याद होगा कि उस जो सज़ा है उसके अंदर शायद 1 या 2 लोग कन्विक्ट हुए हों। तो उनसे किसी ने सवाल किया कि जनाब ये क्यों है? तो उसमें ये है कि जी जो डर है ना, या खौफ जो है, वो खौफ की फ़िज़ा जो है वो कंप्लायंस ज़रूर पैदा करती है। लेकिन अगर खौफ को के मेयार को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि लोगों के दिल से खौफ ही निकल जाए, जी तो जी। फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही फ़र्क है एफबीआर और पीआरए के अंदर। एफबीआर में ये हुआ है कि इतने सख्त इक़दामात लिए गए हैं, इतने ज़्यादा सख्त इक़दामात लिए गए हैं कि लोग कहते हैं कि जनाब ठीक है, क्या करेंगे आप, ज़्यादा हमारा कारोबार बंद करेंगे ना जी, कर दें। और अवेयरनेस कोई नहीं दी गई, यानी ये बताया नहीं गया कि टैक्स क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है। ठीक है। पीआरए में क्या हुआ है, जैसे मेरे दोस्त मामून साहब ने कहा, बिल्कुल मामून भाई ठीक कह रहे हैं जी, कि जी उन्होंने क्या किया है, आप ये देखें कि उन्होंने एक अवेयरनेस क्रिएट की है, उसके बाद उन्होंने लोगों को बताया है कि भाई नहीं करोगे तो मसला हो जाएगा। देखें, आप जब 1-2 दफ़ा किसी को बताते हैं ना कि जी आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि उसको समझ आती है कि कानून को फॉलो करना मेरे लिए ज़रूरी है, और फिर वो कंप्लायंस लेवल बढ़ता है। कंप्लायंस लेवल आप देखें, यहाँ ऑडिट भी नहीं हो रहा, देखें ना, इस चीज़ का मुआवजा करें, यहाँ ऑडिट भी नहीं हो रहा, फिर भी कंप्लायंस लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे जैसे उमर साहब ने फरमाया कि जनाब हम कोई नोटिस भी नहीं भेज रहे, फिर भी कंप्लायंस लेवल बढ़ रहा है। वजह क्या है कि 2-3 चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली जब से पीआरए वजूद में आया है और अब तक काम कर रहा है, वो चीज़ सामने लाई गई है। नंबर 1, पीआरए में करप्शन का एलिमेंट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कहूँ कि जी ना होने के बराबर है, तो वो बात भी काफ़ी हद तक ठीक होगी। ठीक है ना जी, मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मेरा तजर्बा रहा है, पीआरए में करप्शन का एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी, और ये कैटेगोरिकली सबको पता है। ठीक है। कंप्लायंस के एलिमेंट का ये है कि पीआरए के हवाले से जब मैं क्लाइंट को कहता हूँ ना, मैं आपको बड़ी खुली डुली बात करता हूँ जी जी। कि जब मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ पीआरए के कंप्लायंस के लिहाज से, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी मामून साहब ने कहा, लेकिन मामून साहब ये भी एग्री करेंगे कि जब इन्होंने क्लाइंट को कहा कि जी पार्लर में जनाब वो साहिबा आई जो हमारी ऑफिसर साहिबा थी, और उन्होंने ये बात कही, तो उन क्लाइंट ने समझा होगा कि वाकई मुझे टैक्स देना पड़ेगा। यही अगर एफबीआर का नुमाइंदा आया होता मदद के साथ, तो मामून साहब एग्री करेंगे कि उसने क्लाइंट ने आगे से ये कहना था सर मसला ही कोई नहीं, उन्होंने खर्चा पानी दे के भेज देता। ठीक है नहीं, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोज, विच इज़ वेरी रॉन्ग। देखिए, आपको पहले दिन से डिफाइन करना पड़ेगा कि मेजर डिफरेंस क्या है, और मेजर डिफरेंस यही है कि पीआरए एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं वो प्रोफेशनली डील करते हैं।
गोशवारों की तादाद बढ़ाने पे पीआरए ज़्यादा जोर दे रहा है या एफबीआर? देखिए, पीआरए का मतलब मंसूर साहब से अभी डिस्कशन हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, जब हम यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो इनकी इजाज़त के साथ इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, फिर इनका भी इनपुट शायद इस चीज़ पे आए कि देखें, एक चीज़ होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल बीटीबी जो है ना, आप हॉरिजॉन्टल जो एक्सपैंड करते हैं आप अपनी बेस को, एफबीआर उस पर चल रहा है। एफबीआर हर साल एक झंडा खड़ा कर देता है जी, अब 25 लाख रिटर्नें हो गई, अब 30 लाख रिटर्नें हो गई, अब 35 लाख रिटर्नें हो गई। अब यहाँ पे मामून साहब बैठे हैं, माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं जी, लाहौर टैक्स बार के। मैं भी रहा हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर। टैक्स एकेडमी को हमने भी देखा, सारा कुछ देखा, और ये भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम दोनों मिलके भी देखते रहे चीज़ों को। तो कहने का मकसद है कि सर आप ये देखें कि उसमें से जो 35 या 40 लाख रिटर्न है मादत के साथ, उसमें से आधी से ज़्यादा रिटर्न आपके खुद इंस्पेक्टर हजरात फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आधी रिटर्नें ख़त्म हो जाती हैं तो उसमें से बाकी नहीं, सर मेरी गुजारिश सुन लें ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आधी से ज़्यादा रिटर्नें जब पूरी हो जाती हैं तो उसमें से जो बाकी आधी रह जाती हैं, वो पता चलता है कि जो लोग नॉन प्रोफेशनल हैं वो फिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली एफबीआर को टारगेट या रेवेन्यू ओरिएंटेशन में कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। पीआरए ने क्या काम अच्छा किया है? पीआरए ने काम अच्छा ये किया है कि ये चाहते हैं उस टारगेट ओरिएंटेटेड बीटीबी के ऊपर जहाँ से इनको रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वो स्पेसिफिक टैक्स पेयर आइडेंटिफाई करते हैं या क्लास ऑफ टैक्स पेयर आइडेंटिफाई करते हैं जिधर से टैक्स की रेवेन्यू कलेक्शन होनी है, और डेफिनेट रेवेन्यू कलेक्शन होनी है, बिकॉज हाँ इनका मसला रिटर्न नहीं है, इनका मसला अवेयरनेस है, और इनका मसला कंप्लायंस लेवल बढ़ाना है। और कंप्लायंस लेवल जैसे उमर साहब ने फरमाया कि ये क्या करते हैं, ये उन नॉन फाइलर्स को नोटिस डालते हैं जिधर इनको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वो साहिबा वहाँ गई हैं ब्यूटी पार्लर में या किसी जगह में गई हैं, तो उसके पीछे मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि मामून साहब ने बिल्कुल अप्रिशिएट किया, एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट, मगर उसके पीछे उनकी पूरी एक वर्किंग होगी, उनकी पूरी एक टीम होगी जिसने आइडेंटिफाई किया होगा कि जी फ़लाँ इलाके में फ़लानी जगह पे या फ़लाँ सेक्टर में ये टैक्स पेयर है और इसके अंदर पोटेंशियल है। तो बेसिकली असल बात है पोटेंशियल टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करके टैप करना। देखें, आप अगर ब्लाइंडली टैक्स पेयर आइडेंटिफाई करेंगे तो ब्लाइंडली हो सकता है आप किसी को भी कहते हैं रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करना इशू नहीं है, आपने क्या पोटेंशियल टैक्स पेयर को टैप किया है, दैट इज़ द मेजर इशू। बिल्कुल ठीक है। उमर फारूक साहब, जिस तरह हसन अली कादरी साहब कह रहे थे, टैक्स खिलाफ मौजूद है, लेकिन उसको पुर करने के लिए ये अफसरान की ज़िम्मेदारी है। क्या वाकई आपके अफसरान ये वर्कशॉप, आगाही मुहिम या सेमिनार के ज़रिए या किसी पे जाके इसको पूरा खला को पुर करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? जनाब देखें, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो हम जो बात करते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की, अभी हसन साहब ने फरमाया कि हम लोग हॉरिजॉन्टल पे काम नहीं करते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अगर हम काम करेंगे तो सॉरी टू से एक बेचारा मोची भी जो है ना वो टैक्स नेट में आ जाएगा। हमारा मेजर एम वो नहीं है। तो हम टैप उस तरह के वर्टिकल ब्रॉडनिंग पे काम करते हैं जिसमें कि लाइक फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स आ जाते हैं या हाउसिंग जो सोसाइटीज़ बन रही हैं जिनसे हमें शॉर्ट है कि इनसे हमें टैक्स आएगा, हमारा मेजर एम वो होता है। अच्छा, इसके अलावा जहाँ तक आप बात करें वर्कशॉप की, वो इस तरह है, ख़ास तौर पे जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे डायरेक्टली हर बंदा कंज्यूमर का इंटरेक्शन है, जैसे कि ब्यूटी सैलून्स, पार्लर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, तो इन सेक्टर्स के साथ हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और उसमें हम लोगों को अवेयरनेस इस तरह से देते हैं। अभी रिसेंटली हमारी वर्कशॉप हुई थी जिसमें लाहौर के मेजर जो हैं डिज़ाइनर्स और जो पार्लर्स के लोग हैं वो हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। हमने EIMS की एक कैंपेन स्टार्ट की थी। रिम्स के जगह पे जो सॉफ्टवेयर था, एग्जैक्टली, EIMS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम। इसकी थोड़ी सी मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। ये बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो किसी टैक्स पेयर पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा। ऑब्वियसली उसके पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे उसकी इनवॉइस निकलती है, उसके साथ ये एम्बेड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका फ़ायदा, इसके 2 तरह से फ़ायदे हैं। टैक्स पेयर को इसका फ़ायदा ऐसे है कि एक तो ऑब्वियसली वो कंप्लाइंट हो जाएगा लॉ के साथ, PRA के, और दूसरी बात ये है कि रियल टाइम पे हमारे पास उसका डेटा अपडेट हो रहा होगा। जो वो सेल्स टैक्स की इनवॉइस काटता है हमारे पास रियल टाइम पे अपडेट हो रहा होगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि उसकी रिटर्न ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ठीक है। लाइक उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि एक अकाउंटेंट या वो कंसल्टेंट को देता है, अगर फॉर एग्जांपल वो मीडियम स्केल बिजनेस है और अपनी नो हाउ रखता है काम की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको एक एक्स्ट्रा अकाउंटेंट या कंसल्टेंट को फ़ी देने की ज़रूरत है जब उसकी रिटर्न ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अच्छा, और तीसरी चीज़ कंज्यूमर के एंड से, आपने अक्सर सुना होगा रेस्टोरेंट्स पे लोग जाते हैं, इनवॉइस के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठते हैं। ये जो इनवॉइस निकलेगी इस पे PRA का लोगो होता है और स्पेसिफिक QR कोड होता है। अगर कोई भी कस्टमर उस QR कोड को स्कैन करता है तो फ़ौरन वो चेक कर सकता है कि ये टैक्स पेयर कंप्लाइंट है कि नहीं। उसका ये फ़ायदा है जी। पहले तो आपको रिम्स थी, पहले तो वो आपको फ़ोन के ज़रिए पता चल जाता था, उनको पकड़ लेते थे। एग्जैक्टली। इसमें किस तरह पकड़ेंगे आप?
देखें, अब जब ऑब्वियसली EIMS उस पर इंस्टॉल हो गया है तो हमारे पास उसका जो है ना वो डेटा रियल हमारे टाइम हल पे तो पहले पाकिस्तान में कुछ चीज़ बाद में आते हैं, हल उसका पहले निकल आता है। जी एग्जैक्टली हल निकल आता है, लेकिन ऑब्वियसली कि इदारे में भी थोड़े से कुछ इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं जी, बिजली के मीटर ऐसे जो नए आते हैं वो बड़े तेज चलते हैं, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर के Exactly, जरिए वो आप हाथ ठीक कह रहे हैं। लगाए बगैर उसके रेस को, उसको स्पीड को कम कर दिया जाता है। एग्जैक्टली सर, देखें ये पूरी दुनिया में लोग चीज़ों के जो है ना वो इलाज ढूंढ लेते हैं। इन एनी केस उसमें ये है कि इदारा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग वॉच रखता है उनके ऊपर। मामून साहब ने एक अच्छी बात की थी कि जो हमारी जिस तरह ऑफिसर गई हैं, आई एम वेरी थैंकफुल कि सर आपने उनके बारे में बताया। सर कंसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंट जो टैक्स पेयर होगा ना, सिर्फ ऑफिसर उसी के खिलाफ एक्शन लेता है। हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम गलत किसी को जाके पकड़ लें। क्या जो आपका टैक्स नेट में है, एक कमज़ोर एक बंदा 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा है साल का या महीने का आपको मंथली दे रहा है, क्या सहूलत उसको ये दी जा सकती है, उसका बिजनेस भी बढ़े, उसको आसानियाँ भी हों, जहाँ 1 लाख आ रहा है आपके पास 10 लाख आए वहाँ से टैक्स आए, वो सहूलत उनको फराहम की जा सकती है आपको? जो कमज़ोर टैक्स पेयर है, जिस तरह आप कह रहे थे एक मोची भी टैक्स नेट में आ जाएगा। एग्जैक्टली अगर जो टैक्स है आपके, जैसे बुटीक हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सैलून हो गए, जो अभी इतने कमा नहीं रहे जो आपको टैक्स दें, अगर उनको कोई सहूलियत हुकूमत या PRA की तरफ दी जाए तो वो भी टैक्स नेट देने के लिए तैयार हो जाए। सर ये देखें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इस पे अक्सर औकात डिस्कशन होती रहती है। सहूलत देखें, अभी करंटली जो हम अपने एंड पे दे रहे हैं वो तो यही दे रहे हैं कि जो बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करने की नॉलेज नहीं रखता, एक छोटा टैक्स पेयर है और वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो किसी कंसल्टेंट के पास जाए, तो हमने अपना फैसिलिटेशन सेंटर, मैं सर मैं एग्जैक्टली मैं वही कंप्लीट करने लगा हूँ कि अब एक वर्कशॉप ओनर है, प्रॉबली वो नहीं पढ़ा लिखा, उसको रिटर्न फाइल करनी नहीं आती, वो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर तशरीफ़ लाए, उसको रिटर्न फाइल करनी भी सिखाई जाएगी, उसको सिखाया भी जाएगा कि उसने टैक्स कैसे देना है, उस तरीके से हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। अच्छा, अब रिटर्न के हवाले से बड़ी अरसे से हम सुन रहे हैं PRA सिंगल सफ़े की रिटर्न ला रहा है, सादा ला रहा है, आसान ला रहा है, तो उस हवाले से क्या हुआ है? सर एग्जैक्टली सारे सुन रहे हैं, इस पे पॉइंट रेज भी हुआ है। सर ये इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा, लेकिन हम नॉर्मल सिटीज़न के तौर पे जब इसको देखते हैं ना तो इसको फ़ौरन से करना बहुत आसान नहीं है। इस पे ऑलरेडी हमारी कॉन्टीन्यूसली इंटर प्रोविंशियल मीटिंग्स होती रहती हैं, चेयरमैन जो डिफरेंट प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के हैं, और इस पे काम हो रहा है। मैं आपको रफली टाइम लिमिट दे सकता हूँ लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकता ये, लेकिन हमें है कि अगले फाइनेंशियल ईयर तक हम इस पे आ जाएंगे। ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह आप कह रहे थे हम वर्कशॉप करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, क्या ये लाहौर लेवल पे या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप करवा रहे हैं या डिवीज़न लेवल पे करवा रहे हैं, जिस तरह आगाही के हवाले से टैक्स पेयर में, उस हवाले से कोई आपकी PRA को काम कर रही है या नहीं? एक ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब। सर इसमें जो है जिस तरह के वर्कशॉप की आप बात कर रहे हैं, अभी दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में फुल फ्लेज वर्कशॉप स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमारे ऑफिसर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो कि एरियाज़ में हैं उधर फिजिकली विजिट करके उधर जाके लेक्चर्स देते हैं। इवन कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ही इज़ इन्वॉल्व इन जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं शहरों में, वो उधर जाके सेमिनार्स भी करते रहे हैं, लेकिन उसको हम फर्दर जो है ना ब्रॉडनिंग की तरफ लेके जाएंगे, उसको बढ़ाएंगे। हार्मनी के हवाले से PRA क्या कर रहा है? क्या क्या बेहतरी की तरफ कोई कदम हुआ है आज तक आपके दूसरे सूबों के साथ, वफाक के साथ? देखिए हार्मोनाइजेशन की जहाँ तक बात है, हार्मोनाइजेशन बिल्कुल होनी चाहिए, आई वुड एग्री विद दिस, क्योंकि अगर आप दुनिया की भी मिसाल उठा के देख लें तो दुनिया में जो है वो स्टैंडर्ड रेट होता है टैक्स का जी। अच्छा, इस पे रिसेंटली ऐसे है कि सूबाई अथॉरिटीज़ की आपस में मीटिंग के बाद एक कॉमन डेफिनेशन पे तो वो पहुंच गए हैं और गुड्स की, सर्विसेज की, और दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्मोनाइजेशन का, उस पर भी वो एग्री कर गए हैं, लेकिन ये इन नियर फ्यूचर इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। जी हो जाना चाहिए। मामून साहब, जैसे उमर साहब कह रहे थे कि स्टैंडर्ड रेट होता है दुनिया में भी जब टैक्स हार्मनी के हवाले से, आप क्या समझते हैं हमारे क्या मसाइल हैं यहाँ पे जो हल होने चाहिए? सर सबसे बड़ा मसला हमारा पहली तो बात है कि हमने जो अभी सारी बात की है, ये उमर फारूक साहब ने भी बताया, हमें कंप्लायंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मगर कंप्लायंस जो है ना हमें थोड़ा सा इसके ऊपर इसको ज़रा स्क्रूटनाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। देखें अभी शादियों का सीज़न है, अभी रेस्टोरेंट्स के अंदर भी खैर कोविड की अल्लाह खैर करे सारी सिचुएशन सही रहे, तो रेस्टोरेंट्स के अंदर ना एक तो रिम्स हमने जब लॉन्च किया तो 100% तो रिम्स पूरा इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। जी ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ जहाँ पर रिम्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना सर, वहाँ पे आ जाते मार्केट के अंदर डिफरेंस। एक बंदा कहता है यार मैं अपनी सारी की सारी सेल रिपोर्ट कर रहा हूँ और वो नहीं कर रहा, तो ये क्या बदतमीजी है? मादरत के साथ देखें ना, PRA में इस तरह है, PRA में इस तरह है, मार्केट का जो है ना वो कानून के इतलाक या वहाँ तक अफसर की पहुँच नहीं होती, वहाँ तक पहुँच नहीं सर। कहानी ये है कि जब ये सारे मामलात बनते हैं ना तो फिर उसके अंदर चोरी शुरू होती है। ठीक है। चोरी से मुराद ये है कि आम तौर पर ख़बर ये है कि भाई ये जो रिम्स को ना चीट करने के लिए
डबल सॉफ्टवेयर्स एंड डबल सर्वर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई फिर इसका हल क्या है, नॉर्मल जो जहन में बाहर के मुल्कों में तो नहीं है। ठीक है। हम अभी बात कर रहे थे यूके की, तो मैं तो खैर भाई वहाँ से पढ़ा हूँ, आपको पता ही साहब 8 साल मैंने वहीं पे प्रैक्टिस की है। वहाँ पे तो कहीं पे रिम्स नहीं है, आज भी नहीं है। ठीक है। मैं 2012 का छोड़ के आया हूँ यूके, वहाँ तो उस वक्त नहीं था, तो आज भी टैक्स नहीं है। बेस को बढ़ाने के लिए रिम्स जरूरी है। 98% टैक्स कंप्लायंस। मेरी बात सुन लेना। अब वहाँ पर कंप्लायंस इसी तरह ही होती है जिस तरह मैंने ये इनके एक ऑफिसर की एग्जांपल दी, जहाँ पे उनको कंसिस्टेंटली लग रहा है ना कि सेल टैक्स कम होता जा रहा है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई ऑफिसर भेज देते हैं। ठीक है। मैंने यार जाके पता तो करो। हमने ये सवाल कैटेगोरिकली, मैंने एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, मैंने ये सवाल टैक्स इंस्पेक्टर से फेस टू फेस इंग्लैंड में किया हुआ है कि तुम चाहो तो इसकी चोरी पकड़ सकते हो, इसने तुम्हारे सामने रिकॉर्ड रख दिया अपना सारा, तुम क्यों नहीं इसको कर रहे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वो भाई साहब ने मुझे कहा, इंस्पेक्टर साहब ने, कि ये हाई स्ट्रीट के ऊपर अगर 18 दुकानें, मैं 18 की 18 बंद कर दूँ। ठीक है। मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये नहीं है। मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि अगर ये 45 पाउंड टैक्स देते हैं ना, तो तुम इसको 75 करके दिखाओ। सर सवाल ये है, वही तो मैं सहूलत के हवाले से मोर साहब से सवाल कर रहा था। सहूलत सर देखें, सहूलत की बात मैं इसलिए नहीं एग्री करता कि हमारी जो बिजनेसमैन को सहूलत इधर मैसर है ना पाकिस्तान में, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। ये बात गलत करते हैं। टैक्स पेयर के लिए सहूलत है, नॉन फाइलर के लिए सर मैं बिजनेसमैन के हजरात की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात नहीं कर रहा। जो कारोबारी तबका है ना, जिसको कारोबार जिसका चल रहा है, वो टैक्स रेट के मुताबिक अगर देखा जाए तो जितना बड़ा झोल वो कर रहा है, हम एज कंसल्टेंट्स यही बैठे रह जाते हैं जुलाई जून से लेकर दिसंबर तक, रिटर्न फाइलिंग की एंड तक के सर जी बैंक स्टेटमेंट दे दो। एंड में आती है 2 बैंक स्टेटमेंट यही है जो कुछ है। जब ऑडिट होता है ना 2 साल बाद, तो 18 अकाउंट निकलते हैं और वो हमें एफबीआर के ऑफिसर्स कहते हैं कि जनाबे वाला ये तो, हम फिर शर्मिंदे होते हैं हेयरिंग्स में कि यार आपने तो हमें बताया। कंसीलमेंट सिर्फ हमारे साथ नहीं है, अपने बच्चों के साथ भी है। मैं आपको ये और आपके इसके वसादत से एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट ने मुझे आके बताया और गलती से बैंक स्टेटमेंट से उसके पास एक बैंक स्टेटमेंट आ गई जिसमें स्लैश करके एक औरत का नाम लिखा। तो मैंने कहा ये बहन के साथ है, माँ के साथ है, मेरे पास तो सारे तेरी फाइलें हैं, घर का कौन है वो, ये आपके पास कहाँ से आ गया। तो जब मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला ये दूसरी बीवी थी जिसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे थे। अब उसकी बीवी भी कंपनी में डायरेक्टर थी जिससे मेरा तराबता था। और मैं कहा भाई हमें तो बताओ क्या कहानी है यहाँ पर। टैक्स पेयर जो है ना सर किसी का सगा नहीं है। पहली बात, कारोबारी जो है ना वो हर जगह से उसको सहूलत है। जी मामून साहब, अगर यहाँ पे करप्शन की हमने बात की है ना, ये भाई ने हमें अपने कादरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, करप्शन, ये करप्शन किसकी फैसिलिटेशन है सर? अगर करप्शन है तो बिजनेसमैन का फैसिलिटेशन है ना, बाहर के मुल्क में करके दिखाओ। आप 100 पाउंड दिखाओ दे के किसी को रिश्वत। ये डिपार्टमेंट की कमी है या फिर टैक्स कंसल्टेंट की कमी है या टैक्स पेयर को एतमाद नहीं है? सर एतमाद की या बात कानून का इतलाक नहीं है, कमी कमजोरी कहाँ पे है? दोनों तरफ का मसला है, निज़ाम तो है ही कमज़ोर हमारा। और मैं एक ईमानदारी से बात ये मैं समझता हूँ पिछले 8 साल से 7 साल से इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हुए कि यहाँ पर जो है ना हमारा टैक्स पेयर या आम आवाम, ये सिर्फ दलेर ना इंडिया के मैचों के लिए होती है या इंडिया के अटैकों के लिए होती है जी। बाकी बहुत डरपोक है। हमारे इदारे मजबूत हो जाएं, हमारे इदारे मजबूत हो जाएं, ये अवाम की कंप्लायंस आपको खुद दिखेगी। सर हम मार्शल लॉ से गुजरे हैं ना जी। हमें यही अवाम होती है जी जो कभी मिठाइयाँ बांट रही होती है, कभी नारे लगा रही होती है। यही होते हैं जब टारगेट को पूरा करते हैं तो एफबीआर खुशियां मनाता है। वो यही अवाम है, टैक्स भी तो इसी अवाम ने दिया था। वो बात आपकी ठीक है, देखो टारगेट भी यही पूरा करती है सर, फिर झोल भी मार जाते हैं ना जी। तो वो तो फिर ये है कि हमें कानून का इतलाक, फिर जो कानून का जिस तरह आप कह रहे हैं एक टैक्स दे रहा है एक टैक्स नहीं दे रहा, फर्क तो वहाँ पे है ना, फर्क वहाँ पर है। दूसरी बात, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी बात है, एक दो बल्कि हार्मोनाइजेशन पे बात हमने की कि एफबीआर की फिगर्स जो हैं सर्विसेज की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये पीआरए के साथ बहुत बड़ी समझता हूँ एज ए इदारा ज़्यादती है कि एफबीआर का उसका डेटाबेस शेयर नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सा डेटा अगर शेयर हो जाएगा ना तो यूपी साहब वो पंजाबी तक है ना गाना, सब फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाएंगे क्योंकि आप मिलियंस के अंदर सर इस वक्त सर्विसेज पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है जो कि एफबीआर का सर्विसेज पे डिडक्ट हो रहा है। उन लोगों की कंप्लायंस छोड़ो, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है पीआरए में। वो मेरा ख्याल है कादरी साहब बेहतर बता सकते। क्या रिटर्न ऑटोमेटेड हो सकती है?
को आसानी टैक्स पेयर के लिए पैदा की जा सकती है? क्योंकि शोर तो काफ़ी अरसे से, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। नहीं देखें, बात है कि वो जैसे अभी बात हो रही थी ना कि जी रिटर्न ऑटोमेटेड की जो आप बात करें बिल्कुल हो सकती है। अगर डेटा आपके पास है, इनवॉइसिंग सिस्टम आपके पास है, तो रिटर्न क्यों नहीं ऑटोमेट हो सकती? जब ऑटोमेटिकली रियल टाइम आप इनवॉइस मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो वही इनवॉइसेस आपकी सिस्टम के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। और जब ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली जब मैं बीइंग अ कंसल्टेंट फाइल करूँगा तो मुझे सिर्फ अपना जो एक एडवाइजरी का एलिमेंट है या जो इनपुट का एलिमेंट मैंने मॉनिटर करना है मुझे वही करना पड़ेगा। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, बिल्कुल अपनी जगह फ़ायदा है। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, जैसे हार्मोनाइजेशन की बात हुई, जैसे अभी जी। मामून साहब जो जिक्र कर रहे थे कि जी ये हमारा जो टैक्स पेयर का मसला है, उसका मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा कि देखें प्रॉब्लम ये है, ये बिल्कुल बात सही है कि टैक्स पेयर हमारे जो है ना जी कंप्लाइंस लेवल की तरफ नहीं जाते, वो बात बिल्कुल ठीक है। और हम ये बात, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा कि देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हर टैक्स पेयर जो है वो गलत है। हाँ, ये टैक्स पेयर का कल्चर गलत डेवलप हो गया है कि जी वो कंसीलमेंट की तरफ जाता है, ये सारे मामलात होते हैं। कुछ तो लोग जानबूझ के कंसीलमेंट करते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये कल्चर इस वजह से भी डेवलप हुआ है कि जनाब आप टैक्स भी लेते हैं, आप ऑडिट भी करते हैं और आप उसके साथ साथ रिश्वत भी लेते हैं। ठीक है ना जी, बड़ी खुली डुली बात है। तो बात है जब आप ये हरकत करते हैं तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर का एक रुझान बन जाता है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बीइंग अ कंसल्टेंट टैक्स पेयर हमें खुद आगे कहता है कि ठीक है यार, अगर मैंने एक बैंक स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं भी की, अब ये मामून साहब खुद बताएंगे कि अगर उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं भी डिक्लेयर की तो उसका एफबीआर ने क्या कर लिया। जी। ठीक है ना जी, तो एफबीआर ने उसका कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जी एफबीआर बजाते खुद करना नहीं चाहता। देखें, आप किसी एक टैक्स पेयर को सही कर लें, उसको प्रॉपर टैक्स लगा लें जो जेन्युइन टैक्स लगता हो, और उसको फिर आप हाई कोर्ट तक डिफेंड करके दिखाएं। ये मैं एफबीआर के लिए कह रहा हूँ। आपके सारे लोग कंप्लाइंट हो जाएंगे। आप अपने ऑफिसर्स को मॉनिटर करें, आप रोकें उन प्रैक्टिसेस को जो कि नहीं होनी चाहिए, आपके सारे टैक्स पेयर्स कंप्लाइंट हो जाएंगे। ठीक है। पीआरए के टैक्स पेयर्स क्यों कंप्लाइंट है? वो कंप्लाइंट इसलिए है कि उनको पता है कि हमारे पास रास्ता ही सिर्फ कंप्लायंस का इनके है। जो PRA जब का आप सर, रास्ता जी। ही सिर्फ कंप्लायंस का छोड़ेंगे तो लोग कंप्लाई करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि नो डाउट यहाँ पे बिजनेसमैन किसी हद तक जो कहते हैं कुछ बिजनेसमैन कि जनाब फैसिलिटेशन नहीं है, तो हाँ फैसिलिटेशन इस हद तक है कि जनाब यू आर लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड। टू बी ऑनेस्ट, ड्रीम वर्ल्ड इस सेंस में कि जनाब जो आपका दिल चाहता है आप डिक्लेयर करते हैं, जो आपका दिल नहीं करता आप डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, एफबीआर का भी मसला ये है कि जनाब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का मसला है। वो ऑडिट कितनों का कर लेंगे, वो चेकिंग कितनों को कर लेंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि उनको एक टारगेट दिया जाता है, वो उस टारगेट को हर साल रिवाइज़ करते हैं और नीचे की तरफ ले आते हैं। एज़ फार एज़ पीआरए इज़ कंसर्न, तो पीआरए जो पॉपुलेशन की बात कर रहा है वो बड़ी अच्छी है। और इसके साथ ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हार्मोनाइजेशन की जब बात करते हैं तो हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज भी होने चाहिए, रेट्स एक जैसे हों, कानून तमाम सूबों में एक जैसा हो और रिटर्न एक फाइल हो रही हो। तो हमारे तो उसके किसी लिए पे नेशनल 16% टैक्स काउंसिल टैक्स भी है, बनाई किसी का जाए। 5%, अब जी 20 वो बिल्कुल गलत सर्विसेज पे 5% टैक्स किया, जी 16% वो कम बिल्कुल कर दिया। गलत है, वो बिल्कुल गलत है। और मामून साहब की इस बात से भी मैं एग्री करूँगा कि देखें अगर आप इन रियल सेंस हार्मोनाइजेशन नहीं करेंगे, यानी आप डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे, एफबीआर को क्या अंदेशा है डेटा शेयर करने में? पीआरए ने अब एफबीआर से पैसे तो नहीं मांगने। देखें जो फेडरल का टैक्स है वो तो फेडरल का है, तो वाई इज़ एफबीआर रिलक्टेंट टू शेयर द डाटा विद पीआरए एंड वाई इज़ एसआरबी रिलक्टेंट टू शेयर द डाटा विद पीआरए? क्या इस तरह मुमकिन है जिस तरह कभी 2005-6 में मुशर्रफ दौर में हुआ था, टैक्स जी पेयर जी की तादाद बढ़ती गई थी जी बगैर ऑडिट के, बगैर कुछ, इस तरह एफबीआर में मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखें ना यूवी साहब, उसमें यही बात है ना, मैंने जैसे पहले कहा इनकी बात अच्छी क्या है कि इन्होंने उन लोगों को टैप किया जो टैक्स दे सकते हैं। इन्होंने ये नहीं किया कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की और अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने कर लिया। ठीक है, रही बात एफबीआर की, आप बात करें अब्दुल्ला यूसुफ साहब के दौर जी की, जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे थे, चेयरमैन रह चुके हैं एफबीआर के, बड़ी मतलब बड़े विजनरी लीडर माना जाता है। और वो ही वॉज द वन ऑफ द पर्सन, वाहिद चेयरमैन थे एफबीआर के जिनको बेसिकली ना सिर्फ चैम्बर ने बल्कि फेडरल चैम्बर ने भी उनको बाकायदा ऑनर के तौर पे एक फेयरवेल उनका किया और उनको बड़ा सराहा गया उनकी सर्विसेज के लिए। और उसकी रीज़न क्या थी कि देखें उन्होंने टैक्स पेयर और एफबीआर के दरमियान में जो गैप था उसको ब्रिज किया। देखें प्रॉब्लम क्या है कि आज भी आपकी टैक्स बेस हार्डली 3 या 4% है। आप ऑडिट करने चलें, आप क्यों नहीं पकड़ते उन लोगों को जो रिटर्न फाइल नहीं करते? जी जी। आप क्यों नहीं डिस्कस करते? और माजरत के साथ ये जो आपकी एफबीआर है, जो आपकी सरकार है, उसको सबको पता है। ये कहते हैं ना जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी जनाब आपके पास है। जब आप टैक्स लगाना चाहते हैं ना, जब आपकी नीयत होती है कि हमें कुछ ना कुछ मिले, अपने लिए आप काम करते हैं, जी जी। अपनी जेब गर्म करने के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आप अगले के बकिए उधेड़ देते हैं। लेकिन बात है कि आप पॉजिटिव सेंस में क्यों नहीं काम करते? जो नॉन कंप्लाइंट कंसिस्टेंटली है, जैसे मामून साहब कह रहे हैं, अगर पीआरए की एक ऑफिसर साहिबा जाके पूछ सकती हैं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंस्पेक्टर को क्या प्रॉब्लम है जाके पूछने में कि यार ये जो 4 प्राडो तुम्हारे घर पे खड़ी हैं और 2 मर्सिडीज़ हैं
और बच्चे तुम्हारे आज लाहौर ग्रामर में पढ़ रहे हैं, अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पूछते? करें ना सवाल। इसमें यूपी साहब मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा आपको। मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ, एक शो में मैं बैठा हुआ था आपके ही, तो हमारे चेंबर के साथी जो हैं वो गर्म हो गए इस बात पे कि जी मैंने कह दिया गलती से कि जी बिजनेसमैन चोर है। तो उन्होंने कहा ये आपने गलत बात की है, आपको याद होगा इससे सर। अब वो अलग का जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये एनालिसिस आना था, तो रिसेंटली आपने देखा होगा ये एनालिसिस आया कि जी मार्केट वाइज एनालिसिस टैक्स का, जी, और उसके अंदर पता चला कि आपकी पूरी लोहारी, आपकी पूरी शालमी और ये जो अकबरी मंडियाँ क्या कितना टैक्स देती हैं। तो 18 या 20 करोड़ की फिगर आ रही थी शालमी की। 3.4 अरब रुपए का एक कराची का प्लाजा इनकम टैक्स दे रहा है। तो एक प्लाजा और शाल में जो अरबों खरबों का जहाँ काम हो रहा है, आपने ही उनको फिगर कोट की थी कि अब सर बात ये है कि ये वही कारोबारी वहाँ बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं अभी इतना बड़ा एक प्लाजा जो है वो जला है हमारे जी ऑफिस सेंटर। जी मैं हमेशा ये सवाल किया है लोगों को, मुझे बताएं उस प्लाजे के अंदर कितने कंप्लायंट टैक्स पेयर्स हैं। अगर देखें हुकूमत यहाँ मिसाल भी कायम करना चाहती तो मामून साहब जो टैक्स पेयर थे वहाँ पे उनको हुकूमत अकोमोडेट करती वहाँ पे। हाँ, लोगों को ये सबक मिलता। अगर वो टैक्स पेयर था तो हुकूमत ने उनका खर्चा भी दिया है, उनका खर्चा भी पूरे किए, उनको कारोबार भी करवा के दिया। यही तो सहूलत है असल में। इसके अलावा जी रेमेडीज आपने पूछी। जी मेरी एक छोटी सी एक सोच ये है कि यहाँ पर मुझे याद है जब ये रिम्स नया लॉन्च हुआ ना PRA का, तो DHA की मार्केट में ना, वाई ब्लॉक मार्केट में रिम्स की गाड़ी PRA की आई। ठीक है, तो मैंने जो है ना वो बाकायदा खलबली देखी, कुछ रेस्टोरेंट्स जो आसपास थे जी उनके स्टाफ बार बार आ रहे हैं, मैनेजर बार बार, क्योंकि रिम्स का उस वक्त नया शोर था जी कि ये रिम्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो सिर्फ मेरा पर्सनली ख्याल है जो पाकिस्तान के हालात हैं टैक्स कंप्लायंस के पॉइंट, जो कादरी साहब ने 4% या 5%, मैं समझता हूँ इससे भी कम है, इससे भी कम है। आप यकीन करें कि सिर्फ इस वक्त FBR की, जिस तरह बाहर के मुल्क में गूगल की गाड़ियाँ नहीं होती जो वो चेक कर रही होती हैं, गूगल अर्थ की गाड़ियाँ, उस तरह FBR और PRA की गाड़ियाँ फिरें जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, और वो सिर्फ कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस पे खेलें। टैक्स कलेक्टर का काम टैक्स कलेक्शन करना है या टैक्स बेस को बढ़ाना है? सर प्राइमरीली अगर जिस तरह FBR टारगेट पूरे करने पे आज तक लगा हुआ है 74 साल से, क्या PRA भी इस तरफ जाएगा? ये भी टैक्स कलेक्शन को जो टारगेट को पूरा करने के लिए सिर्फ काम करेगा? सिर्फ आखिरी सवाल, टैक्स कंप्लायंस जो टैक्स इंस्पेक्टर का काम डेफिनेट टैक्स कलेक्शन है, मगर ये हम उन लोगों से कंपैरिजन नहीं कर सकते जहां से हमने टैक्स सिस्टम लिए हुए हैं। जी उनको 400 साल हो गए मुल्क बनाए हुए, 2-2 2.5 कई 100 साल। टैक्सेशन की जो चाबी है वो तो उनके पास है ना, हमारे मुल्क के पास तो आज तक चाबी भी नहीं है। 74 ईयर्स के अंदर या 72 ईयर्स के अंदर हम समझते हैं कि मुल्क भी बना लेंगे, इकोनॉमी भी बना लेंगे, हर चीज़ बना लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ जो आज का टैक्स पेयर है, 2020 का टैक्स इंस्पेक्टर है या कलेक्टर है, उस इदारे को सिर्फ कंप्लायंस पे काम करना चाहिए अगले 10 साल के लिए। अपकमिंग बजट भी आ रहा है, PRA आप किस तरह देख रहे हैं? आप क्या बेहतरी की तरफ हमारे आवाम को, व्यूवर को बताना चाहेंगे जो PRA अगर वहाँ रजिस्टर होता है बंदा तो क्या फ़ायदा वो उठा सकता है, क्या नहीं उठा सकता? सर देखें, अभी हसन साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि कंसीलमेंट करता है टैक्स पेयर। मेरा उसमें टैक्स पेयर को ये मैसेज है कि जब इदारा आपकी सपोर्ट और फैसिलिटेशन के लिए बैठा हुआ है और आपको पूरे तरीके से गाइड भी कर रहा है, तो आपको कंसीलमेंट की क्या ज़रूरत है? आप एक एक्टिव टैक्स पेयर बने और जो है ना मुल्क में जो है ना वो आपका टैक्स मनी अच्छी जगह पे यूज़ होगा, तो आपको कंसीलमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है कि नेक्स्ट बजट आ रहा है, मुझे लगता है कि टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम कंप्लायंस लेवल को बढ़ाते जाएँ और अल्टीमेटली अगर नॉन कंसिस्टेंट टैक्स पेयर्स को हम थोड़ा सा इन्फोर्स भी कर लें तो अल्टीमेटली टारगेट अचीव किया जा सकता है। साहब आपको बहुत शुक्रिया, हसन कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, मामून साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल जीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।